हेलो एवरीवन। आज हम जनरल साइंस के काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट को देखने वाले हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। यह चैप्टर जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि यह चैप्टर लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिस परीक्षा में जनरल साइंस के प्रश्न होते हैं, तो इस चैप्टर से प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। हम इस चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को काफी डिटेल से देखेंगे और उसके बेसिक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको बेसिक समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछा जाता है, आप उसे बना लेते हैं। हमारा यह वीडियो एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। आपको बता दें कि रिसेंट में जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें जनरल साइंस के प्रश्न पूर्णतः या समानतः एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होते हैं। लगभग से 90 to 100%, यानी कि ऑलमोस्ट सभी प्रश्न एनसीईआरटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो हमारा एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। इस चैप्टर के एंड होने के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए उन सभी को हम देखेंगे। आप देखेंगे कि आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। इस चैप्टर को हम हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों से बताएंगे, जिससे कि आप जिस भी माध्यम के छात्र हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसिड। एसिड एसिड सावर इन टेस्ट होता है, यानी कि स्वाद में खट्टा होता है। एसिड स्वाद में खट्टा होता है। जितने भी पदार्थ जिसको आप खाते होंगे और वो खट्टा लगता है, तो उसमें एसिड पाया जाता है। जैसे कि नींबू, टमाटर, आम, इमली, ये सब टेस्ट में खट्टा होता है। ये सब में एसिड यानी कि अम्ल पाया जाता है। एक बात और है, एसिड में जब ब्लू लिटमस पेपर को डाला जाता है तो वह रेड कलर में चेंज हो जाता है। यानी कि एसिड सॉल्यूशन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी कि एसिड सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो आपने अभी दो चीज सीखा। एक सीखा कि इसका टेस्ट कैसा होता है, सावर यानी कि खट्टा होता है। एसिड का टेस्ट सावर यानी कि खट्टा होता है, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है। तो ये दो पॉइंट सीखे आप, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बेस के लिए। बेस बीटर इन टेस्ट होता है। बीटर इन टेस्ट यानी कि टेस्ट में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। ये क्या करता है, रेड लिटमस पत्र को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ठीक उससे का अपोजिट होता है। इसमें दो चीज सीखें। इसका टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है। बीटर यानी कड़वा। बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर यानी कड़वा। ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, तभी एट अ टाइम आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि ब्लू से रेड किस में था, रेड से ब्लू किस में था। अगर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, जिससे कि आपको यह कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ब्लड ब्लड किस कलर में होता है, खून। खून का कलर होता है लाल, रेड होता है। ब्लड का कलर रेड होता है। आपको बता दें कि ब्लड बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर है ब्लड बेसिक इन नेचर है, यानी कि एक प्रकार का बेस है। तो ब्लड रेड कलर में होता है। ब्लड रेड कलर में होता है और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो आप ब्लड यानी खून के माध्यम से कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि बेस रेड से ब्लू करता है या एसिड रेड से ब्लू करता है। तो आपको इस प्रकार से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर यानी कि सूचक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कोई सब्सटेंस जो कि इंडिकेट करे कि सब सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है।
अम्लीय है या क्षारक है। यानी कि जिस पदार्थ के द्वारा हमें यह पता चल पाता है कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। जिस मटेरियल से इंडिकेट होता है प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस का इन अ सॉल्यूशन, उसे इंडिकेटर कहते हैं। अभी इंडिकेटर के टाइप जानते हैं। इंडिकेटर कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसा कि आप अगर सिंपल सोचेंगे तो दो प्रकार से तो इंडिकेटर हो सकते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर जो हमें डायरेक्टली प्राकृतिक यानी नेचर से प्राप्त होता हो। दूसरा है साइंटिफिक इंडिकेटर, यानी कि जिसे हम मानव द्वारा बनाया जाता है। वह डायरेक्टली नेचर से प्राप्त नहीं होता है, इनडायरेक्टली नेचर से प्राप्त होता है, जिसे मानव द्वारा बनाया जाता है, तो उसे साइंटिफिक इंडिकेटर कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले आता है लिटमस। लिटमस काफी इंपॉर्टेंट है। लिटमस के बारे में अभी हमने देखा कि ये एसिड सॉल्यूशन में ब्लू से रेड में हो जाता है, बेस सॉल्यूशन में रेड से ब्लू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिटमस से, उसे देखते हैं। लिटमस का कलर पर्पल यानी कि बैंगनी होता है। अभी हम ब्लू रेड रेड ब्लू किए, पर यह पर्पल कलर यानी कि नेचुरल प्राकृतिक रूप से यह पर्पल कलर होता है। जब यह प्लांट से एक्सट्रैक्ट यानी निकाला जाता है तो इसका कलर पर्पल होता है यानी कि बैंगनी होता है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में ना जो एसिडिक हो ना बेस हो, उसमें लिटमस का कलर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय लिटमस का कलर पर्पल होगा यानी कि बैंगनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लीचेन। प्लांट से ही निकाला जाता है लिटमस पेपर, लीचेन प्लांट से निकाला जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कब अनेक बार पूछा भी जा चुका है कि लिटमस पत्र किस प्लांट से निकाला जाता है, तो यह लीचेन प्लांट से निकाला जाता है। आपको बता दें कि लीचेन थाइलोफाइटा समूह से बिलोंग करता है। लीचेन थाइलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। यहाँ पे थाइलोफाइटा, और हमने जब बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रहे थे क्लासिफिकेशन, तो उसमें प्लांट के डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप की भी बात किए थे, जिसमें थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिए, यह वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी प्रश्न देखने को मिलते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अगला नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक यानी कि हल्दी। आप अक्सर देखते होंगे या फिर कभी कभार देखे होंगे, जब आपकी सफेद शर्ट में हल्दी यानी कि सब्जी लग जाता है, सब्जी में तो हल्दी होता ही है, जब वह लग जाता है और जब धोने के समय उसमें साबुन पड़ता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इस प्रकार हल्दी यानी कि टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर है यानी कि प्राकृतिक सूचक है। आगे जैसा कि हमने बताया था कि नेचुरल इंडिकेटर और साइंटिफिक इंडिकेटर दो प्रकार के इंडिकेटर हो सकते हैं, एक जो डायरेक्टली नेचर से प्राप्त हो, एक जो मैन मेड हो। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। तो साइंटिफिक इंडिकेटर के अंतर्गत आता है मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन साइंटिफिक इंडिकेटर यानी कि संश्लेषित सूचक के एग्जाम्पल हुए। आगे इनके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। ओलाफैक्टरी इंडिकेटर यानी कि गंधीय सूचक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी गंध यानी कि ऑर्डर अम्लीय यानी एसिडिक या क्षारीय यानी बेसिक माध्यम में बदल जाती है। इन्हें ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो उसका गंध कुछ और होगा, और बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो उसका गंध कुछ और होगा। यानी कि एक प्रकार से ऐसे समझा जाए कि वह अपना गंध के माध्यम से बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए वेनिला, क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल, प्याज का टुकड़ा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म इसमें देखते हैं। फर्स्ट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? आपको बता दें, जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो सॉल्ट यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है कि जब एसिड अम्ल मेटल यानी धातु से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट यानी लवण देता है और उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस निकलता है। मैक्सिमम बहुत बार एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें ये बता दें कि जब क्या होता है एक्चुअली। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एसिड है वो सब में हाइड्रोजन एलिमेंट कॉमन होता है। जितने भी एसिड है सब में हाइड्रोजन का एलिमेंट कॉमन होता है। तो ये क्या करता है, मेटल से जब रिएक्ट करता है तो ये मेटल उस हाइड्रोजन को निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, और जो बच जाता है उससे कंबाइन होके साल्ट बना देता है। उससे कंबाइन हो जाता है, जो हाइड्रोजन को निकाल के बाकी जो एसिड में बच जाता है उससे कंबाइन होके साल्ट बना देता है, और जो हाइड्रोजन निकलता है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज कर जाता है। तो हुआ दो प्रोडक्ट, एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं रिएक्शन। आगे जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट होगा तो क्या होगा? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, CO3 - 2 होता है, जबकि हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला तो HCO3-। तो फॉर्मूला तो कुछ बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड से तो बनता है सॉल्ट, वाटर और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोल्ट, वाटर और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यह क्या होता है? एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल कब होगा? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो दोनों एक दूसरे को काट कर, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि इसी को न्यूट्रल हो जाएगा। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन बिटवीन एसिड यानी अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? इसमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। इसमें सॉल्ट प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में। तो रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे बेस और एसिड रिएक्ट करेगा तो देगा सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा, इसी को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे का रिएक्शन देख रहे हैं एक। इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो सॉल्ट और वाटर मिल रहा है वैसा ही सॉल्ट और वाटर यहाँ भी बन रहा है प्रोडक्ट में। यहाँ भी सॉल्ट और वाटर प्राप्त हो रहा है। और सॉल्ट और वाटर कब प्राप्त होगा? जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा। एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो एसिड है पर यहाँ पर बेस नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड है यह क्या है? बेसिक इन नेचर है। यह क्या है? बेसिक इन नेचर है। आप आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट कराता है तब जाके सॉल्ट और वाटर मिलता है।
यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और एसिड भी रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर दे रहा है। इसका मतलब साफ होता है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, तो बेसिक इन नेचर होता है। जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि धातु का ऑक्साइड बेसिक यानी कि क्षारीय होता है, जबकि अधातु का ऑक्साइड एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है डाइल्यूशन यानी कि तनुकरण। डाइल्यूशन क्या होता है? मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर यानी कि एसिड और बेस में वाटर मिलाने की प्रक्रिया, प्रोसेस को ही डाइल्यूशन कहा जाता है। वाटर मिलाने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को ही डाइल्यूशन कहा जाता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस इन वाटर, इसका रिजल्ट क्या होता है? जब एसिड में वाटर मिलाया जाएगा, एसिड में जब वाटर मिलाया जाएगा तो जो एसिड का कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए, जैसे कि शुरू में एसिड में इस प्रकार से H प्लस आयन होता, मतलब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे ज्यादा है। इसमें धीरे धीरे पानी मिलाया जाएगा। पानी मिलाने का भी एक प्रक्रिया होता है, अगर अचानक से पानी मिला दिया जाएगा तो आग लग जाएगा, इसलिए थोड़ा 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 करके पानी मिलाया जाता है। तो आप देखेंगे कि उसके बाद इसी टर्म में देखा जाए तो H प्लस काफी धूल धूल में हो जाएगा, यानी कि इसका कंसंट्रेशन अब लो हो गया है। तो यह कंसंट्रेशन को घटता है जब डाइल्यूशन करते हैं। जब एसिड और बेस में पानी मिलाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन आयन का, जो H प्लस आयन या OH माइनस आयन, एसिड में H प्लस आयन होता है, जब एसिड पानी में मिलता है तो H प्लस आयन देता है, जबकि बेस मिलता है तो OH माइनस आयन देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका कंसंट्रेशन को घटाने के लिए हम डाइल्यूशन करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं। इसी प्रक्रिया को तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन कहा जाता है। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे। काफी ये बेसिक पॉइंट है, इससे प्रश्न तो नहीं बनते पर जानना चाहिए। जब जो प्योर एसिड होता है जिसमें पानी नहीं मिलाया होता तो उसको कंसंट्रेटेड एसिड बोला जाता है। जब उसमें पानी मिला दिया जाता है उसको डाइल्यूटेड एसिड बोला जाता है। इसी प्रकार बेस में भी होता है, जब उसमें पानी नहीं मिलाया होता तो कंसंट्रेटेड होता है, जब पानी मिला दिया जाता है तो वो डाइल्यूटेड हो जाता है। आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इससे आप क्या समझते हैं? दुर्बल अम्ल। जैसे कि बताएं कि जो एसिड वाटर में ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करता है, ज्यादा H प्लस आयन देता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो कम H प्लस आयन देगा वो वीक एसिड होगा। तो आप समझ गए होंगे, जो H प्लस आयन ज्यादा रिलीज करेगा, ज्यादा देगा, अधिक संख्या में उत्पन्न करेगा H प्लस आयन को, वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जबकि H प्लस आयन को कम संख्या में उत्पन्न करेगा वह वीक एसिड होगा। ज्यादा संख्या में रिलीज करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, कम संख्या में रिलीज करेगा वीक एसिड। इसी प्रकार से बेस के केस में होता है, जो बेस OH आयन को ज्यादा रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो OH आयन को कम रिलीज करेगा वो वीक बेस होता है। तो आपको एक बात एकदम ध्यान में रखना है कि सभी बेस वाटर में घुलते नहीं है, सभी बेस वाटर में नहीं डिजोल्व होते हैं। कुछ ही बेस वाटर में डिजोल्व होते हैं, उसको स्पेशल नाम दिया जाता है अल्कलीस। अल्कलीस वैसे बेस होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वाटर में घुलनशील होते हैं। वाटर में जल में घुलनशील क्षारक को
अल्कलीस कहा जाता है, यानी कि क्षार कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें रहे पीएच स्केल। पीएच स्केल यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का। यूं कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे आप पीएच और इसके साथ लगा हुआ स्केल देख रहे होंगे, तो आप इससे स्केल से ही समझ गए होंगे कि कुछ मेजर करने वाली चीज है। तो एकदम आप सही हैं, यह मेजर करने वाली ही चीज है। स्केल एक स्केल जो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है, वही उसको ही पीएच स्केल कहा जाता है। उसको पीएच स्केल कहा जाता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लिए होंगे कि अगर वो स्केल पीएच हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर कर रहा है तो वो पता कर सकता है कि वह एसिड स्ट्रॉन्ग है या कि बेस एसिड वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, तो एकदम पता करता है। आगे देख लेते हैं। पीएच में पीएच दो लेटर से बना है, एक पी और एक एच। पी का मतलब होता है, पी का फुल फॉर्म होता है पोटेंज। पोटेंज एक जर्मन वर्ड है। पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है पावर यानी शक्ति। पावर यानी शक्ति। और एच का मीनिंग होता है हाइड्रोजन। एच का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन। तो आप समझ गए होंगे, पी का हो गया पोटेंज और एच का हो गया हाइड्रोजन, यानी कि ये पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन बतलाता है, हाइड्रोजन का कितना पावर है सॉल्यूशन में उसको बतलाता है। पीएच का फुल फॉर्म भी काफी बार पूछा जाता है, तो पोटेंज हाइड्रोजन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। आगे देख रहे हैं पीएच स्केल। आपको दिख रहा होगा पीएच स्केल, ये कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 तक होता है। एकदम ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, काफी बेसिक चीज है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पीएच स्केल का मेजर 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है, मिडिल में 7 है। 7 है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। 7 जो है यह न्यूट्रल सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, तो इसको ध्यान में रखना है। जो पीएच स्केल में 7 है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। 0 से लेकर 7 से 7 से पीछे तक, 7 तो न्यूट्रल सॉल्यूशन को इंडिकेट किया, 7 से पीछे तक एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। एसिडिक सॉल्यूशन को, एसिडिक। और 7 से ऊपर और 14 तक ये बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। तो यहां तक समझ गए कि एसिडिक यानी कि अम्लीय और बेसिक यानी कि क्षार को इंडिकेट करता है। 7 से जितना पीछे जाएंगे, 7 से हम जितना पीछे जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितना इधर जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और 7 से जितना ऊपर जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीएच 3 और पीएच 5 कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है कि पीएच 5 स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको बता दें कि जिसका पीएच कम होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देख रहे हैं आप एरो किस तरफ है, इधर है। तो pH 3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कंपेयर टू pH 5। अगर आपसे पूछा जाए pH 9 और pH 13 में कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, pH 9 और pH 13 में कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो एरो आप देख रहे हैं इस तरफ जा रहा है, यानी कि जितना ज्यादा pH होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितना ज्यादा pH होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है इसके कंपेयर से, pH 9 के कंपेयर से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक का अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे है, जैसा कि ये पॉइंट पता ही चुके हैं कि पीएच स्केल का मेजर 0 से 14 तक होता है, जिसमें कि 7 से कम पीएच एसिडिक नेचर को शो करता है, 7 से ज्यादा पीएच बेसिक नेचर को शो करता है। अगला पॉइंट है न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है।
अगला पॉइंट है 0 से 7 तक बढ़ता पीएच घटता हुआ एसिडिक नेचर को दर्शाता है। और यानी 0 सबसे एसिडिक होगा, 1 उससे कम, और फिर 2, 3, 4। तो यहाँ पे आप जिस प्रकार से अभी हम डिटेल से इसको बताए हैं कि 0 सबसे एसिडिक होगा, उसके बाद जैसे बढ़ते जाएगा 1, 2, 3, 4 एसिडिक नेचर कम होते जाएगा। और फिर उसी प्रकार बेस में 7 से 14 तक पीएच बढ़ता है तो बेसिक नेचर को दर्शाता है। 7 से 14 तक बढ़ता पीएच बढ़ता हुआ बेसिक नेचर को दर्शाता है, यानी कि 14 सबसे बेसिक होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक 14 होगा, सबसे ज़्यादा क्षारीय 14 होगा, फिर नीचे आते जाएंगे 13, 12, 11, 10, तो बेसिक नेचर कम होता जाएगा। ज़्यादा एसिडिक बोलने का मतलब होता है कि उसके सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना, जबकि ज़्यादा बेसिक यानी उसके सॉल्यूशन में OH आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना। H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना यानी ज़्यादा एसिडिक, और OH आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना यानी ज़्यादा बेसिक। इसी का उल्टा कम होना यानी कम एसिडिक, कम OH आयन होना यानी कि कम बेसिक। तो पीएच स्केल में पीएच स्केल में जितना कम दर्शाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज़्यादा दर्शाएगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। 7 तक 7 न्यूट्रल को, इससे छोटा एसिडिक, इससे बड़ा बेसिक। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं पीएच से रिलेटेड, जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्लड यानी रक्त, जैसा कि स्टार्टिंग के वीडियो में ही बताए थे, कि ब्लड बेसिक इन नेचर होता है। इसका पीएच 7.4 होता है। 7.4 यानी कि न्यूट्रल से हल्का सा ज़्यादा है, यानी कि स्लाइटली बेसिक है। स्लाइटली बेसिक है यानी कि हल्का सा बेसिक होता है ब्लड। अगला पॉइंट है, आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन द पीएच रेंज 7 to 7.8। 7 से 7.8 के पीएच रेंज के बीच ही हमारा बॉडी वर्क करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि 7 से 7.8 के बीच ही हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। हमारा बॉडी का पीएच 7 से 7.8 के बीच ही होता है। अगला पॉइंट है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। 5.6 से पीएच कम हो जाए तो उस वर्षा का जल का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उसे एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा कहेंगे। 5.6 से पीएच कम हो जाए तो उसे एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। 5.6 5.6 से कम हो जाए पीएच तो उसे एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन कब होता है? जब रेन का पीएच 5.6 से कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस यानी कि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वह किस एसिड से बना है? सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। इस सल्फ्यूरिक एसिड के ठीक वाइट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे व्हाइट और येलोविश क्लाउड से बना है। सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे व्हाइट और येलोविश बादलों से बना है क्या? वेनस का वायुमंडल। वेनस का एटमॉस्फेयर किस एसिड से बना है? तो सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे का पॉइंट है, आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो पेट है वो कौन सा एसिड रिलीज करता है? HCl रिलीज करता है। यह एसिड डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी पाचन क्रिया में इससे हेल्प होता है। इस एसिड से का यूज पाचन क्रिया में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा स्टोमक है, जो हमारा पेट है, वह कौन सा एसिड रिलीज करता है? तो HCl रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। अगला है
टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जो टूथ डिके है कब स्टार्ट होता है? जब हमारा मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट होता है, यानी कि दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है, वो बेसिक होता है। जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप चाहे कोई भी टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, वो बेसिक इन नेचर होता है। यह क्या करता है? हमारे मुंह के एसिडिक, जो हमारे मुंह में एसिडिक बढ़ जाता है उससे रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देता है, हमारे मुंह को न्यूट्रल करता है, हमारे मुंह के एसिड के पीएच को बढ़ाता है। ठीक है, तो बेसिक क्यों होता है? क्योंकि इसको हमारे मुंह के एसिडिटी हमारे मुंह के पीएच को बढ़ाना होता है, इसीलिए यह बेसिक इन नेचर होता है। अब टूथ डिके कब स्टार्ट होगा? जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना कि मुंह का पीएच जब 5.5 से कम हो जाए तो टूथ डिके स्टार्ट होगा। यहाँ पे दो सिमिलर रेंज आए, एक 5.6 और एक 5.5। कंफ्यूजन नहीं होगा। 5.6 से कम तो एसिड रेन होता है, रेन का पीएच 5.6 से कम होगा तो एसिड रेन होगा। मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा तो हमारे दांतों का झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्षय स्टार्ट हो जाएगा, टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड। कुछ एसिड जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। विनेगर यानी कि सिरका, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। यूं कहें कि एसिटिक एसिड से ही विनेगर बनता है तो गलत नहीं होगा, एसिटिक एसिड से ही विनेगर बनाया जाता है। तो आपसे दोनों तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये इससे पूछ लिया कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप बोलेंगे एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर किस एसिड से मिलकर बनता है, तो एसिटिक एसिड से मिलकर बनता है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला है ऑरेंज यानी संतरा, संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है इमली, अंगूर और कच्चा आम। इमली, अंगूर और कच्चा आम में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इमली, अंगूर और कच्चा आम में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टमाटो यानी टमाटर में और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। खट्टा दूध और दही में, खट्टा दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। खट्टा दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है एप्पल यानी सेव में मेलिक एसिड पाया जाता है। सेव में मेलिक एसिड पाया जाता है। चींटी का डंक में मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो इससे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, जब चींटी काटता है तो वह कौन सा एसिड छोड़ता है, तो आपको बता दें कि फॉर्मिक एसिड छोड़ता है। जब चींटी काटता है तो फॉर्मिक एसिड छोड़ता है और फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड बोला जाता है। कभी कभी फॉर्मिक एसिड ऑप्शन में रहेगा तो आप फॉर्मिक एसिड टिक लगाएंगे, मिथेनोइक एसिड रहेगा तो मिथेनोइक एसिड टिक लगाएंगे, दोनों सेम चीज है। मिथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। तो जब चींटी डंक मारता है तो वह फॉर्मिक एसिड यानी कि मिथेनोइक एसिड छोड़ता है। नेक्स्ट है नेटल का डंक। जब नेटल डंक मारता है तो भी वही फॉर्मिक एसिड और छोड़ता है, उसी को मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड छोड़ता है। आगे है मधुमक्खी का डंक। आपको पता होना चाहिए कि जब मधुमक्खी डंक मारता है तो वह एसिड छोड़ता है, एसिड छोड़ देता है, जिसके कारण से जलन का एहसास होता है। जिसके कारण से जलन का एहसास होता है। जब मधुमक्खी काट लेता है तो काफी जलन का एहसास होता है, काफी तेज जलन का एहसास होता है। अगर उस जगह हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करें, अगर उस जगह जहाँ पे काटा है वहाँ पे बेकिंग सोडा यूज करें तो हमको रिलीफ मिलेगा, हमको रिलीफ महसूस होगा। क्यों होगा? वह एसिड छोड़ता है। जब
मधुमक्खी डंक मारता है तो एसिड छोड़ता है, उसमें हम बेकिंग सोडा लगा रहे हैं, बेकिंग सोडा लगा रहे हैं तो हमको रिलीफ महसूस हो रहा है। तो आप जानिए कि बेकिंग सोडा जो लगा रहे हैं यह बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक होता है। तो जब ये एसिड जो छोड़ता है उसमें जब बेकिंग सोडा लगाते हैं तो ये दोनों रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, जिसके कारण से हमें रिलीफ महसूस होता है। ठीक है, तो जब भी आप मधुमक्खी काटे तो आप बेकिंग सोडा लगाइएगा तो आपको रिलीफ महसूस होगा। बेकिंग सोडा बेसिक होता है। आगे देखते हैं। सॉल्ट, जैसा कि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। ठीक है, जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा। यहाँ तो हम बात कर ले कि एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मगर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा और वीक बेस रहा तो सॉल्ट का कैसा नेचर होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो सॉल्ट का कैसा नेचर होगा, इसको समझते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, सॉल्ट न्यूट्रल होगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा। इस बात को इस तरह से समझिए कि जब स्ट्रॉन्ग दोनों रहेगा तो दोनों आपस में टकराएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। मगर आप जानिए कि अगर एक को स्ट्रॉन्ग रख देंगे, एक को स्ट्रॉन्ग रख देंगे, अगला को वीक रख देंगे तो वीक कुछ हद तक उससे लड़ेगा, पूरा तो उसको न्यूट्रल नहीं कर पाएगा, कुछ हद तक लड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका नेचर का सॉल्ट बनेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग के नेचर का सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग के नेचर का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि HCl, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें रिएक्ट कर दे रहे हैं NaOH को, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको पता होना चाहिए कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये रिएक्ट करता है तो NaCl बनता है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट देगा, न्यूट्रल देगा, इसका pH 7 होता है। ठीक है, आगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो हम जैसा बताएं कि अगर एगो स्ट्रॉन्ग रहा एगो वीक रहा तो स्ट्रॉन्ग वाला का नेचर लेगा तो एसिडिक सॉल्ट बना। इसी प्रकार से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग वाला का नेचर लेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। जो NaCl का अभी चर्चा की है, सोडियम क्लोराइड का, आपको बता दें कि जो आप घर में नमक यूज करते हैं, जो सॉल्ट घर में यूज होता है, जो फूड में यूज होता है, वह सॉल्ट NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। इसी लवण का प्रयोग हम भोजन में करते हैं। आगे देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो अभी तक हमने आपको बता दें कि अभी तक हमने इस चैप्टर का लगभग 70% पोर्शन को देख लिया है। अभी तक हमने इस चैप्टर का लगभग 70% पोर्शन को देख लिया है। बाकी का 30% का वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। अभी हम इस 70% पोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चन का जवाब दें और उसके बाद आंसर दे, आंसर तो हम बतलाएंगे ही। तो सबसे पहले हम 70% के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। आप देखेंगे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन है एसिड टर्न्स लिटमस टू
एसिड कौन से कलर से कौन से कलर में लिटमस को कन्वर्ट करता है, बदल देता है। तो एसिड कौन से कलर में कन्वर्ट करता है ये बताना है। इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ब्लू टू रेड। जैसा कि हमने बताया था कि बेस वाला से याद रखना, ब्लड लाल होता है तो बेस में रेड से ब्लू चेंज होगा, एसिड में उसका उल्टा ब्लू से रेड में चेंज होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ब्लू टू रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेचुरल इंडिकेटर इज, प्राकृतिक सूचक कौन है। निम्न अभी 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको बताना कि प्राकृतिक सूचक कौन है, नेचुरल इंडिकेटर कौन है। तो बताइए इसमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन है। तो जैसा कि बतलाए थे, काफी इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल दिया है लिटमस। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है, बाकी जो 3 दिए गए हैं, बाकी ये दोनों दिए गए हैं ये साइंटिफिक इंडिकेटर है, तो ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो लिटमस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस किससे प्राप्ति होती है, लिटमस की प्राप्ति किससे होती है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, बैक्टीरिया से, फंगस से, अलगी से या लिचेन से। तो जैसे कि हमने बताया था कि लिचेन प्लांट से लिटमस पत्र की प्राप्ति होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लिचेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धातु का अभिक्रिया धातु धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, जब धातु अम्लों के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल जब रिएक्ट होता है एसिड से तो क्या बनता है। हमने काफी डिटेल से इस रिएक्शन का डिस्कस किया था और बोला भी था कि यह रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको बताना है कि जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या बनेगा, सॉल्ट और क्लोरीन बनेगा, या सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा, या सॉल्ट और वाटर बनेगा, या सॉल्ट और बेस बनेगा। तो आपको आंसर देना है, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको बता दें, जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, जब धातु एसिड से अभिक्रिया करता है तो सॉल्ट यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इसमें सॉल्ट और हाइड्रोजन कौन सा है, बी है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिसमें उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, बताइए किस कौन सा होगा इसका आंसर। डिस्टिलेशन बिल्कुल भी नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस बिल्कुल भी नहीं, हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, सभी एसिड में कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी एसिड में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना कौन सा एलिमेंट कौन सा तत्व सभी एसिड में पाया जाता है। तो आपको बताए हुए थे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो एलिमेंट है ये सभी एसिड में पाया जाता है, सभी एसिड में कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। जो ये दिया गया है 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना कि सबसे एसिडिक कौन सा सॉल्यूशन होगा। एक में दिया गया है 0 pH, एक में दिया गया है 6 pH, एक में दिया गया है 1 pH, एक में दिया गया है 7 pH। तो इसमें बताना कि कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो बताइए कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बोले थे जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना कम पीएच होगा, तो सबसे कम पीएच क्या है, 0 है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
यदि किसी विलयन में नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा पीएच होगा जिसमें नीला लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा? ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है। पहले तो आप बताइए कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है यानी कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा। एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस ब्लू से रेड में चेंज होता है। तो अब बताइए कि इसमें से कौन सा पीएच एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच है? 7 तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का होता है, 8 बेसिक का हो जाएगा, 7 से बड़ा है, 9 भी 7 से बड़ा है तो बेसिक का हो जाएगा, एक 6 है, ये एसिडिक का होगा, 7 से छोटा एसिडिक होता है, तो सही डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, 7 से 14 तक, 7 से 14 तक इंक्रीज हो रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 4 ऑप्शन है, एक एक करके आपके पास आ रहा है 4 ऑप्शन। डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन का डिक्रीज शो करता है, OH आयन का डिक्रीज शो करता है, OH आयन का इंक्रीज शो करता है, इसमें डिक्रीज को इस तरह से दिखा रहे हैं, इंक्रीज को इस तरह से दिखा रहे हैं, H आयन को इंक्रीज शो करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बताए थे सबसे पहले तो जानिए कि 7 से 14 तक जा रहा है तो क्या हो रहा है? बेसिक इंक्रीज हो रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा है यानी कि OH आयन ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। कौन में है OH आयन इंक्रीज करेगा? सी में, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल रेंज फ्रॉम, पीएच पैमाने की सीमा होगी, ये तो सारे का आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, तो अब बताइए कि पीएच का रेंज क्या कहां से कहां तक होता है? 0 से 7 तक नहीं, 8 से 14 नहीं, 0 से 14 नन ऑफ दिस, तो सही आंसर हो जाएगा सी, 0 से 14 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर, जल का पीएच का मान क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाटर क्या है, न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? 7 होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, द ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज, किस पीएच रेंज के बीच ह्यूमन बॉडी वर्क्स करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, आपको बताना कि किस पीएच रेंज के बीच ह्यूमन बॉडी वर्क करता है। तो काफी बार डिस्कस किए हुए कि डी इसका राइट आंसर होगा, 7 से 7.8, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए कि 7 से 7.8 के बीच के पीएच में हमारा बॉडी वर्क्स करता है, यानी काम करता है। आगे है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कम होता है, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन, हमारा मुंह का पीएच कितना से कम हो जाए तो हमारा दांतों का सड़न शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, तो बताना है। तो हमने बताया था कि 5.6 से अगर पीएच कम होगा उस रेन को एसिड रेन कहा जाता है, और 5.5 से हमारा मुंह का पीएच कम होगा तो हमारा दांतों का सड़न स्टार्ट हो जाएगा, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 5.5। नेक्स्ट है, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देख के बताइए कि क्या होगा। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का पीएच कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक यानी कि हल्का सा एसिडिक, स्लाइट हाईली एसिडिक यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, स्लाइटली बेसिक यानी हल्का सा बेसिक, या हाईली बेसिक यानी कि बहुत ज्यादा बेसिक होता है। इसका आंसर क्या होगा? पहले तो आप ये जानिए कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, 7.4, ये जो कि 7 से हल्का सा ज्यादा है, 7 से हल्का सा ज्यादा है यानी कि हल्का सा बेसिक होगा, तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्लाइटली बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गेट रिलीफ व्हेन यू हैव बीन स्टंग बाय अ हनी बी? मधुमक्खी से आप कटे जाने पर कौन सी चीज आपको रिलीफ महसूस करवाएगी? ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। पहला, कॉमन सॉल्ट, बेसिक बेकिंग सोडा, एसिटिक एसिड या वॉशिंग सोडा। तो आपको बताए थे कि बेकिंग सोडा बेसिक होता है और जो मधुमक्खी काटता है वो एसिड छोड़ता है, तो एसिड से बेस को रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल होगा, तो जाके हमें रिलीफ महसूस होगा, तब जाके हमें रिलीफ महसूस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ विनेगर, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ विनेगर, यानी प्रिपरेशन ऑफ विनेगर यानी सिरका तैयार, विनेगर तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है मिथेनॉल, दूसरा है एसिटिक एसिड, तीसरा है इथेनॉल या इथेनोइक एसिड। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी बी है, बी, एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आर्म्स? कौन सा होगा? मैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टैटेनिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड बोला जाता है, मिथेनोइक एसिड बोला जाता है। तो इस फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर इज अ कॉमन नेम ऑफ, सिरका किसका रासायनिक नाम है? विनेगर इज अ कॉमन नेम ऑफ, सिरका किसका रासायनिक नाम है? तो विनेगर कौन चीज से बनता है? एसिटिक एसिड से बनता है, तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ए, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, सावर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नींबू का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? तो बताइए, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड? कौन सा होगा राइट आंसर? साइट्रिक एसिड आंत में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड बोले, सॉरी, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड बताइए, फॉर्मिक एसिड आंत में पाया जाता है। कौन सा होगा आंसर, राइट आंसर? पालक में ऑक्जेलिक एसिड, तो कौन सा बच गया? साइट्रिक एसिड, ये पाया जाता है नींबू में। साइट्रस फ्रूट जितने होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो नींबू साइट्रस फ्रूट है। अगला, NaCl एक लवण है जो बनता है, NaCl इज अ सॉल्ट विच इज मेड ऑफ, कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से, वीक एसिड एंड वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। NaCl क्या है? न्यूट्रल है। और न्यूट्रल कैसे बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टकराएगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टकराएगा तब जाके न्यूट्रल बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग किस में है? स्ट्रॉन्ग वीक है, गलत। वीक वीक है, गलत। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, राइट आंसर हो जाएगा। वीक स्ट्रॉन्ग गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर का लगभग 70% पोर्शन को कवर कर लिया और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उसको भी देख लिया। आप कहीं अन्य सोर्स से भी आप कहीं अन्य सोर्स से भी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न बना सकते हैं।
तो आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से लिंक द्वारा जुड़ सकते हैं। अगर लिंक द्वारा नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप @क्विक नॉलेज 0 टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसके द्वारा भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पीडीएफ और नोटिफिकेशन दिया जाता है कि कौन सा वीडियो अपलोड होने वाला, वीडियो का लिंक भी शेयर किया जाता है टेलीग्राम पे, इसलिए टेलीग्राम पे जुड़िए, महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे @क्विक नॉलेज 0 इसको सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर कहीं कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके बताइए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले, इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभी तक जुड़ने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।